हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग द मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट। हमारी जो सीरीज है आपकी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की, उसमें हम लोगों ने जो हमारा मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, पीवाई क्यूज जो है, उसको एक बार देख लेंगे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एसीएफ और रेंजर एग्जामिनेशन में, जो हमारी होने वाली है एसीएफ और रेंजर के एग्जामिनेशन में। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्टैब्लिशमेंट स्टैंड स्टैब्लिशमेंट इन कोल्ड एरियाज। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका कोल्ड डेजर्ट से बन रहा है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट से बन रहा है। ये क्वेश्चन 2001 में आईएफएस के एग्जामिनेशन में भी आ रखा है। हमने जो कोल्ड डेजर्ट वाली जो वीडियो बनाई है, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात करा है कि कोल्ड डेजर्ट क्या होती है, कोल्ड डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट है ना, वेजिटेशन की काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि जो वहाँ का कंडीशन रहता है काफ़ी एक्सट्रीम होता है ना। एक्सट्रीम आपको कोल्ड देखने को मिलता है, फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, स्नोफॉल देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो आपको उतना लस ग्रीन वेजिटेशन और हेल्दी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता। बस वैसे ही ट्रीज वहाँ अडेप्ट कर पाते हैं, जो कि उस ठंडे जो एरिया है, जो क्लाइमेट है, उसके लिए वो एडेप्टेशन प्रोसेस को डेवलप कर पाते हैं, तो वही सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे कि जो स्टैंड स्टैब्लिशमेंट इन कोल्ड एरियाज पोजेज यूनिक चैलेंजेस। ठीक है, उन चैलेंजेस के बारे में आपको इसमें बताना है। यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम जो है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इशू आपको क्या देखने को मिलता है कि लो टेम्परेचर। वहाँ जो टेम्परेचर है वो आपको क्या है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके कारण क्या होता है कि फ्रॉस्ट जो होता है, फ्रॉस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, और जो वहाँ सीजन होती है ना, ग्रोइंग सीजन, वो शॉर्ट हो जाती है। हमने बात करी थी, जो ग्रोथ रेट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि डेट मीन्स की टेम्परेचर अगर आपका हाई है, तो वो क्या करता है, जो आपको इंजाइमेटिक एक्शन जो होती है ना, उसको क्या करता है, इनहेंस करता है, ग्रोथ रेट बढ़ता है। बस वही, अगर टेम्परेचर अगर आपका डाउन रहेगा तो वो क्या होता है, इंजाइमेटिक एक्शन भी कम होती है और ग्रोथ रेट भी आपको कम देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो ग्रोइंग सीजन है वो आपको कम होने लगता है। इसके बाद हम बात करें तो लिमिटेड सनलाइट। चूंकि अब देखिए, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका दिन जो होता है काफ़ी शॉर्ट होता है। ठीक है, सनलाइट जो है आपको कम मिलती है शॉर्टर डे के कारण। और यहाँ रेडिएशन जो होता है ना, सोलर रेडिएशन, और ये आप कह सकते हो कि जो टाइम पीरियड रहती है, इंसोलेशन भी आप कह सकते हो, यहाँ इंसोलेशन जो है आपको कम देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन क्या है, जो चैलेंज है, जो वेजिटेशन एस्टेब्लिशमेंट में चैलेंज है, सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन यहाँ आपको काफ़ी पुअर ड्रेनेज मिलेगी, और जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम होती है, और परमाफ्रॉस्ट भी आपको देखने को यहाँ मिलता है, जिस कारण से जो वेजिटेशन है वो प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको हेल्दी नहीं दिखने को मिलती है, और स्टैंड स्टेब्लिशमेंट में आपको इशू आता है। इसके बाद हमारा विंड एंड स्नो है। यहाँ पे क्या है, विंड जो है काफ़ी हाई स्पीड पे चलती है, स्नोफॉल काफ़ी होता है, और ड्रिफ्टिंग होती है, जिसके कारण क्या है, जो हमारा सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट है वो स्टैब्लिश होने से पहले ही वो मर जाता है ना। अगला है हमारा हाई मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे आप जो सीडलिंग्स वगैरह लगा रहे हो या जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं, तो जितना प्लांटेशन वगैरह करते हैं, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसका रीजन क्या है, फ्रॉस्ट है, ड्राउट है। ड्राउट इसलिए मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ क्योंकि जो रेनफॉल होती है ना, जो क्या है यहाँ रेनफॉल, जो एनुअल रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल, वो यहाँ आपको क्या है, कम देखने को मिलेगी। किससे, 250 mm से कम देखने को मिलती है। ठीक है, 250 mm से कम देखने को मिलती है। और डिजीज वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसके कारण भी, जैसे कि फ्रॉस्ट हुआ, तो फ्रॉस्ट क्या करता है, आपके जो बार्क वगैरह है ना, बार्क्स वगैरह को डैमेज कर देता है। और जब डैमेज कर देता है तो वो क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं वीक जोन बना देता है ट्रीज में। और डिजीज क्या करते हैं, उस एरिया को अटैक करते हैं, और जिसके कारण क्या, आपका ट्रीज वगैरह मर जाता है। इसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है, ये है पुअर रूट डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सॉइल है, सॉइल में मॉइस्चर और
वार्म की कमी होती है, वार्म की कमी होती है, जिसके कारण जो है आपका रूट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जो हमारा आखिरी है कंपटीशन फ्रॉम वेजिटेशन, यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पे जो आपको ग्रासेस वगैरह देखने को मिलेंगे और श्रब्स देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, वेजिटेशन मीन्स, वेजिटेशन में आपको यहाँ ट्रीज वगैरह अधिक नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या, जो ऐसे ग्रास हैं जो कि वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्टेबल कर चुके हैं अपने आप को, तो ये वहाँ पे दिखने को मिलते हैं। पाइनरी स्पीसीज होते हैं, जिसके कारण जो आप प्लांटेशन कर रहे हो, ट्रीज वगैरह लगा रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है जो ऑलरेडी वहाँ पे नेचुरल कंडीशन में ग्रो हुए हैं। ठीक है, ये थी हमारी पहली क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट कोल्ड एरियाज में उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चलिए, अगली हम क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसका जो चांसेस है आपको एसीएफ और रेंजर में आने में, ये चांसेस आपको 50% हो जाता है या उससे भी कम, 50% या 50% से लेस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉरेस्ट टाइप इन्होंने पूछ रखा, फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, जनरली ये फॉरेस्ट टाइप का क्वेश्चन आपको आईएफएस के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आप छूटे ना। ठीक है, तो फॉरेस्ट टाइप जो है ये हमारा यहाँ चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो फॉरेस्ट टाइप जो है कोल्ड डेजर्ट में वो क्या क्या है, पहला तो ग्रुप 13 में आप देखोगे, ग्रुप 13 में जो हमारा आता है वो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आता है। और इसमें जो सब टाइप्स हैं उसमें हमारा वेट हिमालयन हाई लेवल ड्राई ब्लू पाइन फॉरेस्ट, देन वेट हिमालयन ड्राई जूनिफरस फॉरेस्ट, देन है आपका हिपोफेई बैरिकैरिया स्क्रब, इसे इनर हिमालयन स्ट्रीम में देखा जाता है। उसके बाद आपका पॉपुलस और सैलिक्स फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि अपर इंडस वैली में देखा जाता है। उसके बाद ग्रुप 14 और ग्रुप 15, एंड देन लास्टली हमारा ग्रुप 16। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, 13 से ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16, ये सभी फॉरेस्ट, जो ये ग्रुप वाले फॉरेस्ट हैं, ये सभी आपके कोल्ड डेजर्ट में आएंगे। टाइप्स आपको रिमेंबर करनी होगी, ठीक है, ये टाइप्स है। देन ग्रुप 14 में आपका क्या है, आपका आएगा सब अल्पाइन फॉरेस्ट, इसमें देखिए टाइप C1, दैट इज वेट हिमालयन सब अल्पाइन ब्रिज और फेर फॉरेस्ट। देन आपकी ग्रुप 15 में है मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट, टाइप में देखो तो 15C1, 15C2, 15C3, हियर ब्रिज रोडोडेंड्रोन स्क्रब फॉरेस्ट, डेसिडुअस अल्पाइन स्क्रब, अल्पाइन पैस्चर, एंड ग्रुप 16 में आपका ड्राई अल्पाइन स्क्रब। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसको आपको रिमेंबर करना होगा, इसको आपको याद करना होगा। इसमें कोई सा ट्रिक नहीं है जिसको मैं आपको आसानी से समझा सकूं, इसको आपको डेफिनेटली क्या है, याद करना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लेना। अगली क्वेश्चन जो है हम बात करेंगे, हाउ विलो कल्टीवेशन इज लाइफ लाइन। देखिए, लाइफ लाइन इन कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ द कंट्री। यहाँ बात हो रही है कि जो हमने बात करा था, हमारी जो कोल्ड डेजर्ट वाली वीडियो है वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विलो विलो कल्टीवेशन, ठीक है, विलो कल्टीवेशन पढ़ा था। उस समय मैंने बताया था आप लोगों की जो विलो कल्टीवेशन है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कोल्ड डिजर्ट वाले एरिया में। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसकी कल्टीवेशन करते हैं। पहला तो ये जो आपका ट्री है विलो, और इसे हम लोग सैलिक्स एल्बा भी कहते हैं। सैलिक्स एल्बा जो है ये क्या है, ठंडे जो एरियाज है, जो आपका कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया है, वहाँ पे ये एकदम सूटेबल कंडीशन है इसके ग्रो करने के लिए। तो आपको दिक्कतें नहीं आती हैं, आप एक बार लगाओगे तो वहाँ चांसेस नहीं है, मोर्टेलिटी रेट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आता है, और वहाँ से इकोनॉमिक रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट वाले एरियाज में। ठीक है, अब देखिए क्यों। तो देखिए, विलो कल्टीवेशन इज अ वाइटल लाइफ लाइन इन कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया, particularly region in लद्दाख। देखिए, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ड्यू टू सेवरल रीजन, और रीजन क्या क्या है तो वो नीचे दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2004 में पूछा गया है और 2014 में भी पूछा जा चुका है इसी क्वेश्चन को आईएफएस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए पहला रीजन क्या है कि ये जो सॉइल इरोजन है इसको ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। विलो रूट होल्ड सॉइल इन प्लेस, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि हिमालयन वाले एरियाज में या फिर जो आपके हिलीज एरिया है वहाँ पे क्या लैंडस्लाइड आ गया। तो इन सभी चीजों को हम लोग रिड्यूस क्या करें, क्योंकि ये सभी जो चीजें ये क्या है आपका नेचुरल डिजास्टर में आता है, और जो कि क्या है अभी रिसेंटली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण और भी ज्यादा बूस्टअप हो चुका है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जिसको हम लोग अप्लाई करें तो इसका रिजल्ट जो है काफी
आपको अच्छा मिलेगा। तो ये पहला। दूसरा आपका क्या, वाटर टेबल रिचार्ज करता है, बिलो हेल्थ रिचार्ज ग्राउंड वाटर, इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। तीसरी आप देखो तो ये क्लाइमेट रेगुलेट भी करता है, क्यों, क्योंकि बिलो क्या आपको शेड प्रोवाइड करेगा, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, कूल डाउन करता है। हमने बात करा था माइक्रो माइक्रो क्लाइमेट की, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट किसके किस कारण से फॉर्म करता है, तो ट्रीज वगैरह के कारण जो आपको माइक्रो क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो वो है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्श विंड्स। अब मान के चलिए अगर काफी ज्यादा स्ट्रांग विंड आ रही है, आपके फार्म्स हैं या आपके घर हैं, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए शेल्टर बेल्ट, ठीक है, तो वो भी आपका बेनिफिट है। इसके बाद अलावा क्या होता है कि जो ठंडे एरिया वहाँ पे लोग काफी ज्यादा कैटल फार्मिंग करते हैं ना, कैटल फार्मिंग करते हैं, उससे वो वूल लेते हैं, उसके मीट कंज्यूम करते हैं। तो लाइव स्टॉक के लिए जो उनका चारा है, जो फॉडर है, वो भी विलो के लीव्स से मिल जाता है, ठीक है। विलो लीव्स एंड ब्रांचेस सर्व्स एज न्यूट्रियस फॉडर फॉर लाइव स्टॉक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वहाँ के जो पीपल है कॉमन, उनको क्या है, फ्यूल वुड और टिम्बर की भी जरूरत पड़ती है, तो उस चीज को भी ये प्रोवाइड करता है लोकल कम्युनिटीज में। देन आपका लास्ट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। विलो कल्टीवेशन क्या करता है, एक अच्छा हैंडसम इनकम जनरेट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिकेट बैट होती हैं, क्रिकेट जो बैट होती है वो किससे बनती है, सैलिक सल्बा से ही बनती है, क्योंकि क्या है, इसका जो नेचर होता है काफी लाइट वेट होता है, तो इससे वो है कोलार्डिंग किया जाता है, कोलार्डिंग करके क्या है, क्रिकेट बैट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिग्रेडेड मैंग्रोव फॉर्मेशन कैन बी रिहेबिलिटेड, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंग्रोव के बारे में बात करा जा रहा है, क्योंकि मैंग्रोव का जो है डिग्रेडेशन काफी हो रहा है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमको बताना है, कुछ मेजर्स देने हैं, जिससे कि हम लोग क्या है, रिहेबिलिटेशन कर सके मैंग्रोव फॉरेस्ट को। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इन्होंने पूछा है, सजेस्ट मेजर टू रिहेबिलिटेट डिग्रेडेड मैंग्रोव। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, एक 2006 में, 2011 में, ये आईएफएस के एग्जामिनेशन में आ चुका है। और यहाँ डैम श्योर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 80% आपको चांसेस दिख जाएंगी एसीएफ और रेंजर के एग्जामिनेशन में, है ना, एसीएफ और रेंजर के एग्जामिनेशन में, मेंस में, कि ये क्वेश्चन बन जाए, इसके चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया रिक्वायर्स अ मल्टी फेजेड अप्रोच, ठीक है। अब उसमें कुछ मेजर्स हैं, वो क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। हम लोग वो कम्युनिटी लेवल पे कैसे कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं, वो तो देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, इंगेज लोकल कम्युनिटीज इन रिस्टोरेशन इफोर्ट। यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है, जो मैंग्रोव जहाँ पे है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उनको हम लोगों को क्या करना है, उनको हम लोगों को प्रमोट करना है, उनको हम लोगों को इंक्लूड करना है कि कैसे रिस्टोरेशन में हम उनकी हेल्प ले सकें। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव लाइवलीहुड। अब हम लोग जैसे कि मैंग्रोव है, ठीक है, मैंग्रोव्स है, और जो लोकल पीपल है, अब वो टोटली मैंग्रोव्स पे डिपेंडेंट अगर है, तो वो क्या करेंगे, फ्यूल वुड वगैरह के लिए भी मैंग्रोव के ट्रीज वगैरह काटेंगे, मेडिसिन के लिए भी ना। तो अगर ये टोटली इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको इसका एक्सप्लॉयटेशन तो दिखेगा ही। तो इसीलिए हम लोग क्या करें कि एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सोर्स जनरेट करें, से फॉर एक्वा एक्वा कल्चर कर दें, है ना, फार्मिंग कर लें। तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा था, जो हमारा स्ट्रेस पड़ रहा था मैंग्रोव फॉरेस्ट पे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तीसरा क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट अवेयरनेस वी विल कंजर्व आवर मैंग्रोव फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड। अगली हम बात करें, तो अगला जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड। हम लोगों को क्या है, लाइवलीहुड क्रिएट करना है, सो दैट कि क्या है, उस पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। देखिए फिशरीज हम लोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ इको टूरिज्म डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और मैंग्रोव बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप हम लोग चला सकते हैं, जिससे कि क्या है, जो हमारा स्ट्रेस है मैंग्रोव इकोसिस्टम को कम हो। इसके बाद रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ये हमारा रिसर्च वर्क हो जाएगा कि हम लोग मैंग्रोव पे रिसर्च करें और इंस्टीट्यूट डेवलप करें, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करें कि कैसे हम लोग डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, क्या सुटेबल एप्लीकेशन हो सकती हैं, स्टडिंग मैंग्रोव इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये सभी पार्ट है। इसके बाद क्या है, हम लोग एनजीओ और इंटरनेशनल कोऑपरेशन
यहाँ हम लोग करेंगे। जो हमारे डिफरेंट पहले तो क्या है कि आपको नेशनल और लोकल जो एनजीओ हैं उनके मदद से हम लोगों को क्या करना है, वहाँ के जो इश्यूज हैं उसको देखना है। जैसे कि मैंग्रोव सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये हमारा जो लोकल एनजीओ है, इससे हेल्प लेनी है। देन क्या है, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनडीपी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम जो डिग्रेड हो रहा है उसको हम लोग बचा सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं आपको और कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए यहाँ लिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट मेरे वीडियोस देखोगे तो वहां से आपको सारा मिल जाएगा आंसर। वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो लोग नए हैं वो जाके वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि एक्सप्लेन कोल्ड डेजर्ट, है ना, एक्सप्लेन कोल्ड डेजर्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट फिश बोन टेक्निक्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट फिश बोन टेक्निक्स, ये क्वेश्चन जो है आईएफएस के एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट आपको मेरे जो वीडियोस हैं, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा, वीडियोस से आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना, कर लेना। तो इन सभी क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा या इससे क्वेश्चन बाहर आएगा, है ना। तो बट फिर भी कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया तो रहता ही है, बट इतना आप कर लोगे तो आपको, हाँ इतना है कि आप जो इससे क्वेश्चन बनेंगे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में आपके एसीएफ रेंजर हो गए या फिर, तो इसमें आप कर लोगे। ठीक है, तो अब हम जो अगली वीडियोस बनाएंगे वो हमारी अगली वीडियो होगी आपका इंडियन सिल्वीकल्चर ट्रीज के ऊपर। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा आप लोगों को तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, डाउट होगा तो कमेंट कर दें, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस